नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे पर जिसके लिए कई दिनों से कहा जा रहा है कि हमारी भी जय जय, तुम्हारी भी जय जय। लेकिन ये जब एक पक्ष की जय जय की बात होती है तो उस पर उंगलियां जरूर उठती हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि जिस तरफ उंगलियां उठ रही हैं वहां जीत तो दर्ज हुई है, लेकिन वो जीत दर्ज नहीं हो पाई जिसकी अपेक्षा थी। अब बात हो रही है कि जैसे ही चुनाव परिणाम आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। और निशाना साधने वाले लोग कौन हैं? संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। उनकी ओर से जो बयानबाजी सामने आ रही है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। आरएसएस के कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने जो बयान दिया है, अब उससे सियासी भूचाल आ गया है। विपक्ष से बीजेपी को नसीहत ही मान रहा है। अब देखिए, सवाल कई सारे उठ रहे हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी को अहंकार है, ये इंद्रेश कुमार की ओर से सीधे तौर पर तो नहीं कहा गया, लेकिन उन्होंने जो सभा में बयानबाजी की है उससे साफ तौर पर ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नसीहत देने की वो बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि राम की सेवा तो की, लेकिन अहंकार आने की वजह से भगवान राम ने उन्हें नतीजा वो दिया जो होना चाहिए था। यहां बात हो रही है कि जिस तरह से इंद्रेश कुमार ने कहा कि भाजपा का अहंकार उन्हें 240 तक समेटने के लिए काम किया कि वो उतने पर सिमट के रहेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने एक बात और कही है कि एक नसीहत भी कहा जाएगा इसे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उदाहरण दिया है अपने वक्तव्य में कि जब सीता जी ने राम जी से पूछा कि आपको सत्ता का अहंकार तो नहीं हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, तब कहा गया कि अपनी प्रियतम वस्तु का त्याग करना चाहिए। तब सीता जी का राम जी ने त्याग किया। तो ये संदेश किसके लिए है, इसके क्या मायने हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, इसी बयान पर आज हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य नारायण जी, बहुत स्वागत है। विलक्षण सक्सेना जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। विलक्षण जी, बहुत स्वागत है। राधा वल्लभ शारदा जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। राधा वल्लभ जी, बहुत स्वागत है। इसी के साथ अभिषेक शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है। शैलेंद्र मिश्रा शैली जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी को अहंकार हो गया है? क्या दंभ है? क्या ये चुनाव दंभ में लड़ा गया है? राधा वल्लभ शारदा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा कि जो बात इंद्रेश कुमार कह रहे हैं कि अहंकार के कारण भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटों पर सिमट गई है, उस बात के क्या मायने निकाले जाएं? कि क्योंकि देखा गया कि संघ ने जिस तरह से चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद जो दूरी बनाई है चुनाव परिणामों से, साफ साफ कहा गया कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। तब ये बात खुद को बचाने के लिए है या फिर भारतीय जनता पार्टी को सीख देने के लिए है कि यदि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि अगला चुनाव ही होना है। यदि यही दम्भ रहा, यही अहंकार रहा, तो अगले चुनाव के परिणाम और भी खराब हो सकते हैं। पाठक जी, विषय बहुत महत्वपूर्ण जी है और इसकी महत्ता भी है। और दम्भ की बात है, वहां तक हो सकता है, क्योंकि आदमी को जब कुर्सी मिलती है तो अहम आ जाता है और छोटे से लेके बड़े आदमी तक ये चीज चलती है। लेकिन एक चीज याद रखिए, माता कभी कुमाता नहीं होती। तो जो संघ, मैं तो नहीं कहता कि मेरे सामने संघ के किसी आदमी ने किसी से कहा हो ऐसा, लेकिन हम जो मीडिया पर देख रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया जिसको कहते हैं, उस मीडिया पर जो चर्चा एक चलती है, तो मैं तो उनसे पूछता हूँ, जब बात चलती है तो मैं उस पर कमेंट लिखता हूँ कि आपने खुद ने सुना क्या ये बात जी? तो उसका जवाब मुझे नहीं मिलता। तो प्रश्न ये उठता है, हाँ ये बात सही है, एक इशारा किया है संघ ने कि भाई सुधरो। और मैं ये कहता हूँ, संघ की वजह से ही आज की तारीख में ये 240 सीट आई है। अब सीट कम होने का कारण दूसरा है, जिसको जग जाहिर है वो चीज, और मीडिया में भी खूब चल रहा है। एक तो वो टकाटक वाला जो मामला है, खटाखट वाला मामला है जी, वो तो है ही। उसके बाद में इतना नैरेटिव फैलाया गया था भाजपा के प्रति कि आदमी के गले में जो माला पहनाई थी, लोगों ने उनने वो माला उतार के फेंक दी। उसके पीछे का बहुत शार्ट में बोलूंगा, उसके पीछे का सिर्फ रीजन है, और मैं कई बार कह चुका हूँ, आदमी को लालच बुरी बला है। और उस लालच में एक वर्ग विशेष ने
भाजपा से दूरी बनाई। बिल्कुल, एक बात हुई कि एक वर्ग विशेष ने दूरी बनाई, जैसा कि अपने अपने वक्तव्य के आरंभ में कहा कि ऐसा कोई नहीं है जिसको सत्ता का अहंकार ना हो। बाबा तुलसी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि ऐसो को जन्मो जगमाही प्रभुता पाए ताह मद नाही। हालांकि उसका उलट भी लिखा है, भरत जी के संदर्भ में उन्होंने उल्लेख किया है कि भरत ही हो ना राज मदे विधि हरि हर पद पाए। तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनको सत्ता का अहंकार नहीं होता है। ऋषिका, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, सत्ता का अहंकार नहीं होता है, लेकिन जैसे आपने बताया कि हर किसी को सत्ता का अहंकार भी है, सत्ता का लोभ भी है। और जैसे कि शैलेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगी, राधा वल्लभ शारदा जी ने कहा कि लालच बुरी बला है। आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का लालच था, कहीं उसी वजह से बीजेपी जो है वो पीछे रह गई है? और संघ की तरफ से अब जो ये टिप्पणियां आ रही हैं, चाहे वो आरएसएस प्रमुख हो और अब ये कार्यकारिणी सदस्य के जो बयान सामने आए हैं, वो इसी वजह से बीजेपी को नसीहत देने के लिए है? देखिए, दोनों ही बातें हैं। 400 पार का जो नारा था वो प्रयास था, 400 पार सीटें लाई जाएं और भारत में जो हमारे कानूनों में जो बदलाव होने हैं वो करने हैं। और बहुत सारे ऐसे काम है जिसके लिए एक बड़ी मेजॉरिटी की आवश्यकता लगती है। तो वो प्रयास तो था बीजेपी का, इसमें कोई डाउट नहीं है। 400 पार का नारा पूरा नहीं हो पाया, ये भी कहीं ना कहीं किरकिरी जैसी स्थिति है, इसमें पूर्व में चर्चा हो चुकी है। क्योंकि चलते चुनाव में एक बयान जेपी नड्डा जी का आया था जो उन्होंने संघ के लिए दिया था, और आप ही के चैनल के कार्यक्रमों में उस पर डिस्कशन भी हमने किया था। और पिछले डिबेट में भी मैंने कहा था कि आरएसएस के बिना बीजेपी कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है वो बताए देते हैं। देखिए, रावण को ज्ञान का अहंकार था, श्री राम को अहंकार का ज्ञान था। बिल्कुल सही है। ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए, जो आरएसएस है वो पैतृक संस्था है बीजेपी की। बीजेपी स्वयं कुछ भी नहीं है। और बीजेपी का पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर्स हैं, उसके अलावा अगर हम देखें, जो बड़ी जो स्पाइन का जो काम करती है पॉलिटिक्स में बीजेपी के लिए, वो संघ की विंग्स करती हैं। चाहे वो हिंदू परिषद हो, चाहे वो एबीवीपी हो, चाहे वो विद्या भारती हो, सेवा भारती हो, संस्कार चाहे अलग चीजें और भी बहुत सारी हैं, और सरस्वती शिशु मंदिर है। आप जब शहरों के बाहर जाते हैं तो यही लोग नजर आते हैं। जब पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति आम जन का जब झुकाव कम हो जाता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या और अन्य कोई राजनीतिक दल हो, उस वक्त ऐसे सामाजिक संगठनों के माध्यम से एक आम व्यक्ति जुड़ता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम जाते हैं या छोटे जिलों में जाते हैं, भारत के, मध्य प्रदेश के, अन्य प्रदेशों के, तो वहां पर ये संगठन हमको बड़े ही साहसी ढंग से और ईमानदारी के साथ कार्य करते नजर आते हैं। ठीक है। जब ये लोग शांत होकर बैठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, या इनको ऊपर से इस प्रकार का कोई इशारा मिलता है कि ठीक है भाई, अब सामान्य मेहनत ही कीजिए, तब इस प्रकार के परिणाम और जो कम वोटिंग होती है, वो भाजपा के लिए जो नुकसान की स्थिति होती है, वो ऐसे समय पे होती है। क्योंकि बात अहंकार की हो रही है, तो मैं शब्द तो जुड़ गया था। और जब मैं शब्द जुड़ जाता है तो भारी नुकसान करके जाता है। तो जिसका था मोदी की गारंटी, मोदी सरकार, मोदी वो गारंटी, सर्वविदित बात है। तो इसका उदाहरण है। देखिए, 240 नंबर्स कम नहीं होते हैं, लेकिन जो टारगेट था वो कहीं ना कहीं चूक गए हैं। और जिस प्रकार से पहले संघ प्रमुख और अब आरएसएस की कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश जी का जो बयान आया है, वो कहीं ना कहीं ये हिंट है बीजेपी के लिए कि भाई, या तो आप तय कर लो सब कुछ आपको अकेले ही करना है। ठीक है। अगर आपको संघ की मदद चाहिए, संघ के कार्यकर्ताओं की, संघ के स्वयंसेवकों की मदद चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं वो सामंजस्य जो पिछले कई वर्षों से बना चला आ रहा है। देखिए, आरएसएस कभी भी डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करता, कभी भी कबूल नहीं करता, ना बीजेपी कबूलती है ना आरएसएस कबूलती है। लेकिन ये सर्वविदित बात है, सबको मालूम है कि आरएसएस के बिना बीजेपी कुछ भी नहीं है। महत्वपूर्ण गौर करने वाली बात सूरज जी, हमको ये भी देखना होगा, क्या जो निर्णय लिए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में, उसमें आरएसएस की सहमति थी? क्या राम मंदिर के बाद वाकई भारत में अब जो विषय हैं वो कम हो गए हैं या कमजोर हो गए हैं? क्योंकि वर्तमान में एनडीए की सरकार है, और जो हिंदूवादी जो पॉलिटिक्स है भारत की बीजेपी की, उसको कहीं ना कहीं स्लो करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे। वापस आता हूं आपके पास, सबकी नाराजगी का भी ख्याल रखना होगा, कोई नाराज ना हो, क्योंकि यहाँ जो बात उठाई है इंद्रेश कुमार ने उठाई है, और इंद्रेश कुमार के वो शब्द जो अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार पर उनसे पूछा गया, तब उनका जो वक्तव्य आता है,
जी राधा वल्लभ शारदा जी, फर्रुखाबाद से हारे हैं, अयोध्या से नहीं। अयोध्या से में तो जीती है भाजपा। अयोध्या में लोगों ने फैजाबाद सपोर्ट किया लोकसभा है। सीट जो है, हाँ। फैजाबाद लोकसभा सीट है, लेकिन वो लोकसभा सीट के क्षेत्र के अंतर्गत ही अयोध्या भी आता है, राम मंदिर का क्षेत्र भी उसी में आता है। बात की जा रही है दुकानें तोड़ने की, तो जो फैजाबाद की पहचान ही अयोध्या है। बिल्कुल, तो ये जो बात कही जा रही है यहाँ पर मैं आना चाहूंगा आदित्य नारायण उपाध्याय जी आपके पास में। जो शब्द उन्होंने कहे हैं कि लल्लू राम ने जनता पर जुल्म किए हैं, इसलिए 5 वर्ष का उनको वनवास मिला है। अयोध्या से हारने वाले को 5 वर्ष के लिए जनता ने वनवास दे दिया है। जैसा कि अभी शैलेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि वो जनक है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और यदि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है मतलब संघ का समर्थन है, संघ का समर्थन है, तो ऐसे संघ समर्थित कार्यकर्ता और प्रत्याशी के लिए इंद्रेश कुमार का कहना कि उन्होंने जनता पर जुल्म किए हैं इसलिए उनको वनवास मिला है। बिल्कुल सही बात है। जब आप लल्लू राम की बात कर रहे हैं तो अयोध्या में स्थानीय तौर पर जब से अयोध्या के विकास के नाम की बात चली, तो हजारों लोगों के घर तोड़े गए विकास के लिए, और वो ऐसे घर थे जिन घरों से कोई माला बेच करके, कोई कपड़े बेच, भगवान की ड्रेसें बेच करके, कोई लड्डू बेच करके, इस तरीके के अपने अपने घरों से अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। उन हजारों लोगों को बेशक मुआवजा दिया गया, पर वो यदि 20 किलोमीटर आगे यदि उनने प्लॉट लेकर के दिया हो तो वो अब उनकी रोजी रोटी तो छिन गई। हजारों लोग ऐसे थे। दूसरे जो इन्वेस्टमेंट किया गया है बड़े बड़े लोगों ने, जिसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष के सुपुत्र का भी नाम जग जाहिर है, जो सब लोगों के बीच में आ चुका है। तो ऐसे लोगों ने जमीनों के जो खेल किए हैं, जिसमें हो सकता है लल्लू राम भी वहां स्थानीय तौर पर शामिल हो, तो कुल मिला के लल्लू राम एक व्यक्ति नहीं है। लल्लू राम पर एक व्यक्ति का नाम लेकर के एक समूचे एक नए डेवलप होते हुए नव धनाढ़ लोगों के एक वर्ग जो पिछले 10 सालों में जो है, जो कहीं से कहीं खाक से शिखर तक पहुंच गया, ऐसे लोगों की तरफ इशारा किया गया है। और ये बात सब लोग जानते हैं कि ये दम्भ जो है वो पिछले 10 सालों में नहीं दिखा। जब ताकत पर थे प्रधानमंत्री तब नहीं दिखा। जब उनकी ताकत कम घटती नजर आई, कम होती हुई नजर आई, तब वो उनके ऊपर दोषारोपण करना इसलिए चालू किया कि अब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी फील गुड में बैठा हुआ था। उनको लग रहा था कि सब अच्छा चल रहा है, हम भी खुश हैं, ये भी खुश है। लेकिन जब लोगों ने सबक सिखाया, ये सबक आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं है, ये जनता का सबक है। इसको स्वीकार करना चाहिए, इसको किसी चश्मे की नजर से नहीं देखना चाहिए। ये सीधा और सीधा यदि केंद्र सरकार 10 साल के काम के बाद में ये दम भरती है कि हमने बहुत कुछ किया देश के लिए, और उसको जनता यदि उसके सीटें घटा देती है, तो ये जनता द्वारा सीधे सीधे सत्ता को चुनौती है। ये किसी आरएसएस की चुनौती नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि वो थोड़े कमजोर हो गए। ठीक है, कमजोर हो गए हैं तो चुनौती मिल रही है, क्योंकि ये बात है कि भारत का संविधान है वो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा निर्मित किया गया संविधान है। और ये जो बात जनता की आपने कही कि जनता की चुनौती है, तो कहीं ऐसा ना हो, संघ की चिंता यदि है और चिंता में जो बयानबाजी आ रही है, नसीहत या सीख दी जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार जब चुनाव हो तब ये कहा जाए कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये चिंता भी तो हो सकती है ऋषि का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, क्योंकि संघ जो जिस तरह से नसीहत दे रहा है, पहले देखिए हम पूर्व में भी इस तरह पे चर्चा कर चुके हैं इस विषय पर। आरएसएस प्रमुख ने जो बयानबाजी की है उनकी सामने आई है, इंद्रेश कुमार अब जो कह रहे हैं, लेकिन संघ के साथ साथ बीजेपी की खुद की पार्टी के नेता भी बोल रहे हैं। और इसके साथ आपने सुना होगा राज ठाकरे का बयान सामने आ रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि 400 पार के नारे को लेकर। अभिषेक शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, संघ के साथ साथ विपक्ष के लोग भी, पार्टी के खुद के लोग भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को अहंकार तो था, 400 पार का जो नारा था उसकी वजह से जो सीटें हैं वो घटी हैं। लल्लू सिंह को लेकर जो बात सामने आ रही है, उनके टाइम पर भी यही बात सामने आई कि जो 400 पार का नारा दिया, उन्होंने जनता के सामने ये जाके बोला कि हमारी 400 सीटें आएंगी तो संविधान बदलने का काम किया जाएगा, और यही वजह है कि बीजेपी की सीटें घट गई हैं। देखिए, राम से बड़ा राम का नाम। भाजपा और आरएसएस एक ही है। एक दूसरे पर जब इस तरीके के आरोप लगते हैं तो निश्चित तौर पर चिंतन का विषय इसलिए बनता है कि क्यों, कारण क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरएसएस को भी चोट पहुंची है। क्योंकि जो 400 पार का नारा है वो देखिए, भले ही बीजेपी ये कहे कि हम स्वतंत्र हैं, बयानबाजी में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम स्वतंत्र हैं और आरएसएस से अब हमें कोई उम्मीद ज्यादा नहीं है, इस तरीके से मतलब जो भी बयानबाजी थी। तो अब क्या हुआ कि जब जैसे ही सीटें हुई
तो आरएसएस को लगा कि यार देखो भाजपा, क्योंकि देखो बेटे का और पिता पुत्र का रिश्ता आरएसएस का और भाजपा का है। अब जब बेटा कुछ गलती करेगा और नहीं मानेगा तो फिर बाद में जब गलतियां पता चलती हैं तो पिता बोलता है कि क्यों, हमने तुझे नसीहत दी, हमने तुझे समझाया, तू नहीं समझा। वही काम मोहन भागवत जी से शुरुआत हुई और अब इंद्रेश कुमार जी ने भी यही बोला है। तो इसका साफ साफ अंतर है कि कहीं ना कहीं आरएसएस में और बीजेपी में कुछ ना कुछ विषय को लेकर मतभेद हैं और ये मतभेद का असर ये है कि इस तरीके से जो आरएसएस के वरिष्ठ हैं, वरिष्ठों में भी वरिष्ठ हैं, उनके ये बयानबाजी हो रही है। पहली चीज। दूसरी चीज आप देखिए कि अयोध्या जो है वो अयोध्या में राम मंदिर, देखिए राम मंदिर के निर्माण से कई चीजें, जब सृजन होता है तो विनाश भी होता है। कई सृजन तब ही होगा जब तक कहीं ना कहीं विध्वंस होगा, तो कई लोगों के घरों के मकान टूटे, ठीक है। पर आप देखिए कि रातों रात अयोध्या इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए, इंटरनेशनल चीजें होने लगी, रोजगार के नए नए साधन उत्पन्न होने लगे। परंतु वही अगर हम काशी में देखो तो वहां भी यही हुआ, वहां भी नया कॉरिडोर बना, लोगों के घर मकान टूटे। और जो ब्रांड मोदी है, मैं जो मोहन भागवत इससे पहले कर चुके थे शर्मा जी, कि क्या विनाश ही विकास की परिभाषा है? देखिए विनाश से ही विकास होना संभव है, परंतु वो विनाश का स्वरूप कैसा है? आप लोगों की अंतरात्माओं को कितना दुखा के काम करते हैं, ऐसा नहीं है क्या? रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, वहां यूक्रेन में अब रूस तो सोच रहा है मैं विकास कर रहा हूं, मैं अपनी सीमाएं बढ़ा रहा हूं और लोगों को दबा रहा हूं, परंतु यूक्रेन के लोगों का दर्द वो कौन देखेगा? वही ये हाल है। काशी कॉरिडोर में क्या हुआ आप देखिए कि ब्रांड मोदी 1 लाख से ज्यादा, मतलब 1 लाख से ज्यादा ही वोट ले पाए, जबकि ये तलाशा जा रहा था, जबकि उससे अच्छा था हमारे शिवराज सिंह चौहान ने प्रदर्शन किया मध्य प्रदेश में, पूरे देश में रिकॉर्ड बनाया। शंकर लालवानी है, शंकर लालवानी जी है। तो सर शंकर लालवानी जी का तो आप भी जानते हैं, वो मुद्दा अपन नहीं लेंगे क्योंकि वो वॉक ओवर है, शैलेश जी खूब अच्छे से जानते हैं। तो विकास जो है वो कॉरिडोर, दोनों जगह कॉरिडोर को आप देखिए, काशी का कॉरिडोर भी नाराजगी का और अयोध्या का कॉरिडोर भी नाराजगी का। इसका मतलब 2 चीजें, आपने जल्दबाजी में चुनाव को देखते हुए निर्णय लिए और आरएसएस को जो पसंद नहीं आया। अब देखिए इसमें आरएसएस को भी पीछे इसलिए हटना पड़ा कि पीछे नहीं हटना पड़ा, मतलब मुद्दों से पीछे इसलिए उसको सामने लाना पड़ा कि 400 पार का नारा दिया। राम मंदिर बहुत महत्वपूर्ण था, लोगों ने ये सोचा था कि राम के नाम का 1 वोट बीजेपी को मिलेगा और कांग्रेस बहुत घबराई हुई थी क्योंकि वो उसको ये लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि पूरे 400 हो जाएं और वो कम और सीटों में सिमट जाए। तो ये तो समझिए कि राम ने दोनों को संजीवनी दी है। ठीक है संजीव जी, ऋषिका जी और पाठक जी, राम के नाम पर दोनों को संजीवनी दी है। और जो इंद्रेश जी बोल चुके हैं कि जिन्होंने राम का न्योता स्वीकारा नहीं, उनको भी पता चल गया, और जो राम के नाम पर कि हम राम को लाएं, अरे तुम क्या राम को लाओगे, राम किसको लाएंगे और राम किसको पाएंगे? तो ये दोनों अंतर जो है ये पता चला। यहाँ एक बात सामने है कि ये दोनों बातों का अंतर सामने आया, लेकिन एक बड़ी बात निकल के सामने आ रही है मुस्लिम मंच की। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक हैं इंद्रेश कुमार, जो देश में संघ का एक अनुषांगिक संगठन कह सकते हैं, एक शाखा है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, उसके संरक्षक हैं इंद्रेश कुमार। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पहले कहा गया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार में पहले कहा, कर्नाटक का उदाहरण दिया कि कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार 4% ओबीसी आरक्षण का जो लाभ है उनसे छीन करके मुसलमानों को दे रही है। फिर उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, उनके विरोधी नहीं हैं, लेकिन जिसको जिसका हक है मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ विलक्षण सक्सेना जी बड़ी बात आती है, ये बात कह कौन रहा है कि अहंकार टूटा है, इतनी सीटों पर सिमट के रह गए हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक, क्योंकि मुस्लिम वोट नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई। जो बात थी कि 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं का वोट मिल जाएगा, वो नहीं मिल पाया। एक बात और थी कि जिस तरह से धारा 370 को लेकर के बातें थी कि पूरे देश के मुसलमानों में चर्चा है कि कश्मीर जन्नत हो गया है, जन्नत तो है, धरती का स्वर्ग है कश्मीर, लेकिन अब वहां कुछ नहीं है, जम्मू बेहतर है, तो वहां के जो मुस्लिम है वो प्रचारित करेंगे, तो मुस्लिमों का वोट ना मिल पाना, ये एक बात रहा है भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिलने का। और यही बात कह रहे हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार। क्या वो मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिला पाए इंद्रेश कुमार? देखिए, सबसे पहले बात तो यहाँ पर ये देखने की है कि अगर हम कोर वोटर के हिसाब से डिवाइड कर ले कि मुसलमानों का एग्जैक्ट स्टैंडर्ड या स्टैंडिंग क्या है इस पर्टिकुलर मुद्दे पे, तो सर्वप्रथम तो ये है कि इस बार के जो 2024 के हमने लोकसभा के चुनाव देखे, हमें वैसा पोलराइजेशन देखने को मिला ही नहीं जैसा 2019 में था। क्योंकि 2019 में एक मुद्दा था राम मंदिर का,
उस मुद्दे पे आप पोलराइज कर सकते थे, आप विभाजित कर सकते थे। अब वो विभाजन बचा नहीं, क्योंकि अब उसे मुस्लिम पक्ष ने भी स्वीकार किया और हिंदू पक्ष ने भी स्वीकार किया। लेकिन ये भी कहना गलत होगा कि इस तरीके से जो एक मुस्लिम वोटों की एक नाराजगी अगर भाजपा की तरफ से हम जोड़ रहे हैं, तो उसमें क्या वो एक स्टैंडर्ड बेहतर मेंटेन हो रहा है? जिस तरह से अभी हमने देखा कि कश्मीर में जबकि उमर अब्दुल्ला भी हारी हैं और क्या कहते हैं महबूबा मुफ्ती भी हारी हैं, दोनों चुनाव हारे हैं, लेकिन उसके बाद आतंकवादी गतिविधियां वहां बढ़ गई हैं। तो क्या बेसिकली ये कहा जा सकता है कि भाजपा ने पैठ तो कर ली है, लेकिन कोर वोटर एरियाज में पैठ करने के बावजूद भी जो जनरल वोटर्स बाकी देश में पाए जा रहे हैं, क्या उनमें सेटिस्फैक्शन क्रिएट नहीं हो रहा है? प्रॉब्लम तब आती है जब आप एक मुद्दा आइडेंटिफाई करें और उस मुद्दे को बेसिस पे आप वोट बटोरने की कोशिश करें। इस चुनाव में इनहेरिटेंस लॉ की बात कई बार हुई कि आपके हाथ से छीना जाएगा, लेकिन पोलराइजेशन से रिलेटेड कोई मुद्दा क्या बहुत उछल पाया? नहीं आया। वो नहीं आया। बात पूरी विकास और आगे बढ़ने भविष्य की ओर देखने की हुई। अच्छा, जहां तक बात रही ये जो एक बयान अभी आए हैं, इन बयानों का एक छोटा सा समीकरण निकल के आता है। हम दो मेजर पॉइंट्स पे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि पहला, आरएसएस के जो एक लीडर्स हैं जो भाजपा के अंदर अपनी एक क्या कहते हैं पावर पॉलिटिक्स प्ले करते थे, एक तरीके से अपनी शक्ति अपने दम्भ का प्रदर्शन करते थे, क्या वो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है और बीजेपी अपनी एक पैरेलल ट्रैक पे आगे बढ़ती जा रही है? ये एक बहुत कॉमन फैक्टर होता था कि जब जिस प्रदेश में या जिस जगह पे भाजपा पावर में आती थी, कहीं ना कहीं संघ के लोगों को पद मिलते जा रहे थे। लेकिन क्या अब ये कम होता जा रहा है? और अगर ये कम होता जा रहा है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि भाजपा में बल्क में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने कोर भाजपा के लिए काम करने वाले संघ के लोग और भाजपा के ऑलमोस्ट जो एक कोर वोटर्स जो उन्होंने खुद क्रिएट किए थे, उनको काफी डिससैटिस्फाई किया है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से विपक्ष ये कहता है कि एक समय तो ये आएगा कि पूरी भाजपा का कांग्रेसीकरण हो जाएगा। अब जब दूसरे लेंस से हम इसे देखते हैं तो एक चीज और आती है जो एक बहुत ग्राउंड रियलिटीज में आती है। इलेक्शन मैनेजमेंट जब चलता है तब हम देखते हैं कि कई पर्यवेक्षक उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के पास आते हैं और उनका एक नैरेटिव है। ये आज मैं एक चैनल पे एक बात बता रहा हूँ जो कि एक नॉर्मल आप देख सकते हैं, नॉर्मल व्यक्ति को उतनी पता नहीं हो, लेकिन हम सब ने उस मीटिंग को कहीं ना कहीं झलका है। तो उसमें ये होता है कि जब वो पर्यवेक्षक आते हैं तो वो क्लियर डिस्कशन करते हैं कि आप इलेक्शन मैनेजमेंट से लेके इलेक्शन खर्चे के लिए हमसे क्या सहायता चाहते हैं, और पहली बात हम आपके कैंडिडेचर को एक तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, हम टेस्ट करेंगे कि ये है कि आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हो कि नहीं हो। क्योंकि उससे बेहतर है कि हम अगर 11 बजे तक देख पा रहे हैं, जैसे 8 से 11 बजे तक किस तरफ वोटिंग जा रही है, उस वोटिंग में अगर आपकी तरफ झुकाव दिखा तो ठीक, नहीं तो संघ आपको उतनी मदद नहीं कर पाए। और यही बात जब हम दूसरी तरफ से एंगल से देखते हैं तो पर्यवेक्षकों की ये एक तरीके से इंटरफियरेंस एक आदमी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या उनको कैंडिडेट्स को इरिटेट नहीं कर रहा? तभी आप यूपी में भी एक चीज ध्यान देखें कि कई बार राम मंदिर के मुद्दे के लिए जब घर घर चंदे के लिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए लोगों को इकट्ठा करना, साथ जोड़ने के लिए संघ के सबसे यंगेस्ट व्यक्ति और ओल्डेस्ट व्यक्ति दोनों पथ पे, अग्निपथ पे चलते हुए गए और लोगों को साथ जोड़ते रहे। लेकिन यही उत्साह, यही जोश चुनावों में नहीं दिखा। सिर्फ चुनावों में पहुंच गई तो सबके पास एक कैंडिडेट और वोटरों की लिस्ट पहुंच गई और उसके बेसिस पे आप अपने लेवल पे जो कर ले। तो संघ का एक तरीके से इंटरफेरेंस जब हो रहा था, क्या कैंडिडेट्स का अपनी तरफ से कोई एक शिकायत बन रही थी जो क्या कहते हैं संघ को बिलोंग नहीं करते थे? क्या उनका एक कहा जा रहा था कि ये एक पावर टसल जो है ये चुनाव हमें हरवाएगा? हालांकि उत्तर प्रदेश में हुआ है ऐसा कि जो प्रत्याशी हारे हैं उनसे बंद लिफाफे में जवाब और कारण मांगे गए हैं कि आप क्यों हारे हैं, कौन से कारण जिम्मेदार रहे हैं भाजपा के प्रत्याशियों के हार के। तो उन्होंने बंद लिफाफे में बहुत सारे कारण भी गिनाए हैं और पार्टी में उसको लेकर के मंथन भी चल रहा है। संघ भी इस बात पर मंथन कर रहा है कि यदि इतनी सीटें कमाई हैं तो क्यों, और भारतीय जनता पार्टी में इस समय जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उसको लेकर भी संघ में भी मंथन चल रहा है। ऋषिका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। संघ की बात करें या फिर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, मंथन तो देखिए चल रहा है क्योंकि इतनी सीटें कम हुई है, बीजेपी को बड़ा डेंट लगा है और वहां से डेंट लगा है जहां से उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। शैलेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपको क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के किन पॉइंट्स पर जो मुख्य होते थे कहां कमियां रह गई हैं? क्या बीजेपी का बड़बोलापन नुकसान कर गया है, 400 पार का नारा नुकसान कर गया, या फिर जैसे आपने पहले कहा था कि मैं को प्रमोट करना बीजेपी को ज्यादा नुकसान कर गया है? देखिए, ये मैं शब्द तो हर जगह है ही, लेकिन हमको एक बात का बड़ा ध्यान रखना होगा, भारत की जो विविधता है उसका ख्याल रखना होगा। कई थोड़े से किलोमीटर चलने के बाद
भाषा का स्तर चेंज हो जाता है, रहन सहन का स्तर चेंज हो जाता है, खाने पीने का स्तर चेंज हो जाता है। अलग अलग स्टेट्स में 7 फेज में इलेक्शंस हुए 2024 के, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती जो एजेंडा सेट किया था और हर एक फेज के बाद जो अपना नया एजेंडा सेट कर रही थी, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बड़ा स्मार्ट वर्क कर रही है बीजेपी, अपोजिशन को देखिए परेशानी में डाल रही है। वहीं दूसरी तरफ जब देश का चुनाव होता है, आम आदमी का चुनाव होता है, जब वो अपने देश की सरकार चुनने जा रहा होता है आम आदमी, तो उसके जहन में 2-3-4 बड़ी स्पष्ट बातें होती हैं। एक तो राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का गौरव और राष्ट्र की तरक्की। और हमारे देश में इस वक्त जो प्रमुख मुद्दे रहे, चाहे वो बेरोजगारी के रहे हों या महंगाई के रहे हों, और एक ये आपसी जो मतभेद जो विगत कुछ वर्षों में बड़ा, जिसको डिनाई किया जाता है, लेकिन इसको डिनाई नहीं करना चाहिए, बड़ा चिंता का विषय है। जब हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारा रहन सहन अलग है, लेकिन हम लोग एक चीज से बंधे हुए हैं, वो है राष्ट्र निर्माण की बात। हमारी डेमोक्रेसी से बंधे हुए हैं, हमारे संविधान से बंधे हुए हैं। तो ऐसे में राजनीतिक दलों को जब वो पूरे देश में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनको एक ख्याल रखना होगा कि केवल ठीक है एक बहुसंख्यक मतदाता है, उसका भी हमें ख्याल रखना है, मेजॉरिटी का हमेशा ध्यान रखा जाता है, लेकिन माइनॉरिटी के भी जो राइट्स हैं या माइनॉरिटी की जो परिस्थितियां हैं, वो कहीं ना कहीं उनको डैमेज ना हो। भाई एक तरफ तो आप एक तरफा बात कर रहे हैं, हमने चुनाव में देखा मंगलसूत्र की बात आई, ज्यादा बच्चे कहाँ जन्म लेते हैं, ये इनडायरेक्टली जो अटैक थे फेज वाइज, इसने भी कहीं ना कहीं नुकसान करा। दूसरी तरफ अभी आपने कहा इंद्रेश जी कौन सी विंग को लीड करते हैं, तो पहले ये तय करना होगा जो यहाँ पे भारत का जो नागरिक है, जो भारत में रह रहा है, उसको राष्ट्र निर्माण की भूमिका में उसका योगदान हो, वो देखना है, या हमें उसको जो वोट पोलराइजेशन की बात आ रही है, देखिए छोटे छोटे समीकरणों से बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि उनको विकास के मुद्दे को सबसे आगे रखना था। भारतीय जो मतदाताओं की जो मेजॉरिटी है हिंदुओं की, वो हमेशा शांति प्रिय लोग हैं, वो राष्ट्र की सफलता, खुद की सफलता और अपने आसपास की सफलता पे यकीन करने वाले लोग हैं, और धर्म के प्रति सभी का झुकाव है। आपने कहा कि वो किस विंग को बिलोंग करते हैं, कि यदि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के वो संरक्षक हैं, क्योंकि भोपाल में, मध्य प्रदेश में जब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का वर्ग लगा था, तब वहां 2 बातें आई थी कि उससे जुड़े हुए, उस मंच से, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े मुसलमान पूरे देश में रक्षाबंधन मनाएंगे, गौ की पूजा करेंगे, और उससे ठीक पहले जो पूरे देश में 663 पसमानदा मुसलमानों को मोदी मित्र बनाया गया था, वो भी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की ही देन थी, उसी के माध्यम से बनाए गए थे। तो वो वोटर को, उस वर्ग के मतदाता को साधने की कवायद तो संघ की भी थी। अब देखिए, आपने जो बात बोली, संघ के साधने की कवायद थी, वो वोट में कन्वर्ट होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। दूसरी बात, मुस्लिम समाज को लेके जिस प्रकार से जो बातें विगत कुछ वर्षों में सामने आई, आप बेवजह करने वाली बातें हैं, मैं इनको ठीक नहीं मानता। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो कहती है कि उसको एक वर्ग विशेष का सबसे ज्यादा वोट चाहिए, दूसरी तरफ बैलेंस की बात करती है। यही कारण था उत्तर प्रदेश में जो डेंट लगा, जिस डेंट की उम्मीद नहीं थी, ठीक है। अब आप केरल में 1 सीट से खुश हो रहे हो, जबकि मैंने पूर्व की डिबेट में भी कहा कि वहां पे इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खोला लोकसभा में। तो एक तरफ जब आप राष्ट्र निर्माण की भूमिका में लोगों को लेके आएंगे, तो वहां जो व्यक्ति होगा, फिर वो राजनीतिक दल नहीं देखेगा कौन सा राजनीतिक दल है, वो ये देखेगा कि ये राजनीतिक दल हमारी देश की एकता, अखंडता और विकास में क्या योगदान दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा देखिए ध्यान रखना होगा, ये जो आरएसएस और बीजेपी का अभी मैं तो उसे ड्रामा बोलूंगा, ये जो ड्रामा चल रहा है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मतलब ये पटकथा है, बिल्कुल पटकथा है। और जो पट्टावाद जो बढ़ा है भाजपा के अंदर, उस पट्टावाद को आरएसएस पटकना चाहता है, और आरएसएस में जो पट्टावाद बढ़ रहा है, आप देखिए एक छोटा सा उदाहरण है, कई राजनेता ऐसे बिल्कुल बरसाती मेंढकों की तरह निकल के आते हैं, फिर समाज में एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, अरे नहीं भैया संघ के बड़े कार्यकर्ता हैं, बहुत पुराने इनके ताल्लुकात संघ से थे, संघ ने इनका नाम प्रस्तावित कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी को 10 नाम दरकिनार करके इनको बनाना पड़ा। दरअसल ये एक होशियारी है, चालाकी है। संघ के कुछ कार्यकर्ताओं से, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनसे लोग जुड़ते हैं, अपने आप को बड़ा सामाजिक बताते हैं। ऐसा तो नहीं कि भाजपा अब ऐसा कर नहीं रही कि पर्ची में संघ से नाम लिख के आ गया और बना दिया, अब ऐसा भाजपा नहीं कर पा रही, इसलिए संघ के ये बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी से बड़ा स्वयंसेवक तो भारत में भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है। ठीक है, ये तो सभी को पता है कि वो संघ के कितने नजदीक हैं, और उन्होंने लंबे वक्त तक संघ के लिए कार्य किया है।
तो वो संघ की एबीसीडी बहुत अच्छे से जानते हैं बिल्कुल। और संघ उनकी एबीसीडी बहुत अच्छे से जानता है। कहीं ना कहीं ये शे मात की राजनीति जो है एक तरफा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को कैप्चर किया, संघ का आप देखिए पिछले कुछ समय से ऐसा कोई साहसी और ऐतिहासिक निर्णय बताइए जिसको बीजेपी ने अडॉप्ट किया, अडॉप्ट ही नहीं कर रही बीजेपी संघ के निर्णय को। और मात की विसात पर बिछाए हुए मोहरे हैं और ये मोहरे चले जा रहे हैं, ये राजनीति उसकी। और सूरज जी और जो दोनों ही प्रमुख पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो चाहे संघ प्रमुख हो, इन दोनों का आप कार्यकाल देख लीजिए। बस यहीं से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जहाँ से प्रारंभ हुआ है और जो गति चल रही है उसको लेकर के विश्लेषण की आवश्यकता जरूर पड़ जाती है, क्योंकि उसके बाद ये विश्लेषण के बाद वो चेहरे पर जो तस्वीर आती है या उस तस्वीर के जो रंग आते हैं वो देखने आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात जानना चाहूंगा राधा वल्लभ शारदा जी, आपके पास आना चाहूंगा कि बात हो रही है संघ की ओर से आए हुए बयान। यदि हम इंद्रेश कुमार के बयान को दरकिनार कर दें, हम संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को दरकिनार करते हैं, तो संघ का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें जो रतन शारदा लिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं सेवकों से दूरी बनाई और उन्होंने कहा कि ये तो एक रियलिटी फैक्ट चेक था, असलियत तो सामने आना बाकी है, इसके क्या मायने समझे जाएं? देखिए एक कहावत है, पहले दांत नहीं आते, पहले जीभ आती है। और जीभ सब तरह का टेस्ट करती है। वही स्थिति अभी आरएसएस और बीजेपी के बीच में चल रहा है। जीभ टेस्ट कर रही है, मतलब आरएसएस टेस्ट कर रही है। और मैंने अभी कहा था माता कुमाता नहीं होती है। बेटा कितना ही नालायक हो जाए, बाप नाराज हो जाएगा, लेकिन माँ नाराज नहीं होती है। तो आरएसएस जो है बीजेपी की माँ है, ये मैं मान के चलता हूँ, वो नाराज नहीं होगी। हाँ, अब है क्या, समय बदल गया, बहुत बदलाव आ गए। वो आरएसएस और बीजेपी जो पहले थी उसमें और आज में जमीन आसमान का अंतर हो गया। आज की तारीख में हर आदमी का झुकाव, बहुत खुले शब्दों में कह रहा हूँ, कि अर्थ की तरफ है। आरएसएस के बहुत से मेरे मित्र हैं, बीच में आते थे, कहते थे कि चुनाव में ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन जब 29 सीट आई और मैंने उनसे भी ये बात कही थी, मैंने कहा मुझे सिर्फ एक सीट पर डपका है, वो भी है छिंदवाड़ा की, बाकी दिग्विजय सिंह भी हार रहे। तो मेरी बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, बोले नहीं संघ के लोग काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। संघ के लोगों ने जब विधानसभा चुनाव में काम किया है, तो लोकसभा चुनाव में 29 सीट कैसे आ गई? तो मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति होनी थी जो उत्तर प्रदेश में हुई, वही स्थिति राजस्थान में होनी थी, वही फिर छत्तीसगढ़ में भी होनी थी। क्यों नहीं हुई? तो संघ अपनी जगह पर है। बाकी ये जो बड़े नेता जो हैं, ये अगर बयान नहीं देंगे तो इनको ये टीवी पर कैसे आएंगे, अखबारों में कैसे छपेंगे, इनके चेहरे कैसे दिखेंगे? तो सबसे पहली चीज ये है कि ये अपने आप को दिखाने के लिए कि हम इस पद पर इस संस्था में हैं, ये बयान इस तरह के चल रहे हैं। बाकी अगर अंदर घुस के आप देखेंगे तो जिसका काम नहीं हुआ वो तो नाराज होगा। आप मुझे नहीं बुलाएंगे तो मैं कहूंगा देखो यार, आज मुझे देश न्यूज पे नहीं बुलाया, इतना अच्छा सब्जेक्ट था, तो मेरे मन में भी खटास आएगी। वही स्थिति है। व्यक्ति विकास के पीछे, व्यक्ति अपने स्वार्थ के पीछे संघ को, कांग्रेस को या आरएसएस यानी को, बात तो वही हुई ना कि संघ को शामिल नहीं किया, इस वजह से ये बयान उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं फिर। नहीं, ये ऊपर के नेताओं की बात है। मैं साफ कह रहा हूँ, मेरे बहुत से लोग हैं जो संघ में हैं, वो उनने काम किया है। काम नहीं किए होते तो ये 29 नहीं आती, ये 27 पर ही अटक जाते हैं। मध्य प्रदेश में काम किया, उत्तर प्रदेश में नहीं किया? नहीं किया है, वहाँ भी, वहाँ का फैक्टर दूसरा है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बोलूंगा विकास की बात। अगर विकास नहीं होगा तो फिर वही बात होगी कि मोदी आगे उनने क्या किया, विकास तो हुआ, सड़क चौड़ी होनी है, आप अगर इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं तो आपको हटेगा। अभी बाबा का बुलडोजर चल रहा है, चल रहा है, रुका नहीं, हो गया है, समतल हो गया। क्यों हुआ? आज भोपाल की बात कर ले, मैं सोचता हूँ मुझसे ज्यादा जानकारी इनको होगी कि कहाँ कहाँ कब्जे हैं अनऑथराइज्ड। रेलवे ने आजकल ट्रैक के साइड में दीवारें खड़ी कर दी, क्योंकि वो इसीलिए की कि उसके ऊपर कब्जे होने लगे। उनको हटाने का मतलब फसाद पैदा होना। अपने यहाँ बीजेपी में और कांग्रेस में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ हुआ करते थे, अभी भी हैं। अभी की तो नहीं मालूम। और यहाँ तक कि मुझे ऑफर मिला था कि आपको हम 2 झुग्गी दे देते हैं पंचशील में, आप अपना मकान बना लेना क्या। लेकिन
ये जो स्वार्थ जो है, हाँ। जिस दिन स्वार्थ से हट के आदमी बात करेगा जी। उस दिन देश सबसे आगे होगा। बिल्कुल, यहाँ बात राष्ट्र की है, और बात राष्ट्र की इसलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, और यहाँ यदि ये स्वार्थों की बात आ रही है, जिन स्वार्थों को लेकर के अंदेशा किया जा रहा है, हालांकि बात ये भी है कि कौन जनक है, कौन पुत्र है और कौन किसकी माता है, ये बातें भी हो रही, लेकिन यहाँ चर्चा इसलिए लाजमी बन जाती है ऋषिका, क्योंकि बयान तो आ रहे हैं और सार्वजनिक हो रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से चाहे संघ और बीजेपी के बीच में बैठकर यदि कोई बात होती चार दीवारी के अंदर, तो वो एक अलहदा विषय हो जाता, लेकिन आज बयान सार्वजनिक रूप से आ रहे हैं, इसलिए चर्चा लाजमी है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, क्योंकि हमने पूर्व में भी चर्चा की कि अगर संघ बीजेपी की आत्मा है तो ये सारे बयान सार्वजनिक क्यों किए जा रहे हैं, नसीहत क्यों दी जा रही है, इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं अभिषेक शर्मा जी। लेकिन देखिए, संघ की जब हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी को संघ सपोर्ट कर रहा है या नहीं, संघ बीजेपी के सपोर्ट में काम कर रहा है या नहीं। अब देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम यहाँ पर राज्यों की बात हुई, उत्तर प्रदेश की भी बात हुई, संघ सपोर्ट कर रहा है। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर जो बात सामने आ रही है यहाँ पर, देखिए आरएसएस प्रमुख ने जब बयान दिया था तब ये भी कहा गया था कि महाराष्ट्र में जिस तरह के नतीजे आए हैं उससे घमंड करने की जरूरत नहीं है, उससे अहंकार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में भ्रम में ना रहे बीजेपी, ये कहा गया था। और एक बार फिर उन्होंने पहले ये भी चर्चा की थी कि मना किया गया था वॉशिंग मशीन मत बनो, हाँ। सबको अपने साथ लेकर मत चलो, अजीत पवार की वहां पर बात की जा रही थी। और अब एक बार फिर ये बयान तेज हो गए हैं कि महाराष्ट्र में अगर विधानसभा चुनाव जीतने हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार का साथ छोड़ेगी, जो आरएसएस चाहता है। आरएसएस ये चाहता है कि ऐसे लोगों को अपने साथ मत रखिए, वॉशिंग मशीन मत बनिए, क्योंकि ये आपको धरातल पर नुकसान पहुंचा रहा है। ऋषिका जी देखिए, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स और थोड़ा सा ड्रामेबाजी अलग है। अगर आप देखें तो जिस तरीके से बीजेपी ने वहां सत्ता परिवर्तन किया और उद्धव ठाकरे जी का तीर कमान चुरा लिया, जो उद्धव ठाकरे जी कहते हैं कि मेरा तीर कमान जो है वो चोरी हो गया, तो उससे कहीं ना कहीं देखिए वहां हिंदुत्व जो है वो इस तरीके की राजनीति से परहेज करता है। इसके उलट में एक बार भले ही हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में आए तो चलो ठीक है, 29 की 29 सीटें आ गई, फिर से एक 165 से ज़्यादा सीटों को लेकर उन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बन गई। पर अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो बीजेपी को झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल। और शिवसेना जो एक तरीके से एनडीए का एक पार्ट हुआ करती थी उद्धव ठाकरे वाली, और वो अब एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ गई, तो एकनाथ शिंदे का भी जो अभी जो फिगर है वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी, पब्लिक कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है। आप देखिए कि उनको कहीं शरद पवार नसीहत दे रहे हैं, कहीं अजीत पवार जो है वो धोखा देके चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो घूम फिर के बन रही हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र इस बार विधानसभा का, क्योंकि जो ग्राफ लोकसभा में सीटें जो डाउन हुई हैं उससे विधानसभा भी इनके अब ये समझिए कि तलवार लटकी हुई है कि वो इस बार विधानसभा में अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे या नहीं। परंतु एक महत्वपूर्ण बात और सूरज जी हम कहना चाहेंगे कि आरएसएस जो है ना वो देखिए वो ये तो समझ चुकी है कि राम मंदिर का मुद्दा उतना प्रभावी नहीं हो पाया। और महाराष्ट्र शर्मा जी एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि संघ का जो विचार था कि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चुनाव के ठीक बाद रखा जाए, क्योंकि उस 22 जनवरी को रखा जाने से संघ की इसमें सहमति नहीं थी। वो चाहते थे कि चुनाव के बाद रखा जाए ताकि जनता को लालसा रहे कि ये सरकार आएगी तो भव्य कार्यक्रम के द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। बिल्कुल। तो भाजपा ने ये बात नहीं मानी। देखिए सूरज जी, ये सब चीजें ना जब सीटें कम हो गई तब एकदम से निकल के आई। उस समय जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, किसी भी आरएसएस प्रचारक ने, पूर्व प्रचारक ने, किसी ने भी इस मुद्दे को पुरजोर मीडिया के सामने आके बात क्यों नहीं कही। राधा वल्लभ जी ने यही तो बात कही कि अब आ रहे हैं निकल के, क्योंकि टीवी पे दिखना है, वो एक मैटर अलग है, टीवी पे दिखना, पर उस समय क्यों नहीं आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी अभिषेक शर्मा जी, क्या महाराष्ट्र में जिस तरह से अब राजनीति हम देख पा रहे हैं, बीजेपी अजीत पवार का हाथ झटकेगी क्या? ये तो देखो समय बताएगा, क्योंकि इस समय एनडीए खुद अपने पसुपेश में है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को भी मनाना है और साथ में जो है नीतीश कुमार हैं और बिहार भी उनको जीतना है। तो ये तो अब समय बताएगा कि छटकेगी कि नहीं। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ मंत्री पद लालच वो कहीं ना कहीं आप 6 महीने में अंतर जरूर देखेंगे। चलिए, ये अंतर सामने आ जाएगा। और यहाँ जो टूट फूट की बात कही जा रही है, क्योंकि ये जो टूट फूट महाराष्ट्र में हुई है उसको लेकर के चुनाव परिणाम प्रभावित हुए, ये बात संघ का भी कहना है कि ये टूट फूट उतनी अपेक्षित नहीं थी। लेकिन इस बात को लेकर आ रहे, वापस अपनी बात पर आता हूं और आदित्य नारायण उपाध्याय जी आपसे जानना चाहूंगा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, यदि उसमें
रतन शारदा ये अपने आर्टिकल में लिख देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं सेवकों से सहयोग नहीं मांगा चुनाव के लिए, या भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी। ठीक है, इंद्रेश कुमार टीवी पे आने के लिए अगर ये बात कह रहे हैं, या मोहन भागवत ये बात कह रहे हैं कि नसीहत देने के लिए, तो रतन शारदा के इस आर्टिकल का, इस लेख का जो आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छप रहा है और उसमें लिखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं सेवकों का सहयोग नहीं लिया चुनाव जीतने के लिए चुनावी प्रक्रिया में, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी, तो कहीं ना कहीं संघ का विश्लेषण तो है ही है। बिल्कुल सही बात है। ये पहले मोहन भागवत जी का बयान, उसके बाद लगातार किसी न किसी का बयान, और ये अब संघ के मुखपत्र में जो है ये एक एजेंडे के तहत काम किया जा रहा है। दरअसल क्या बात, सही बात तो ये है कि जब तक राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, तब तक लोगों के अंदर ये आकर्षण था कि राम मंदिर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, भव्य समारोह होगा। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब लोगों का सीधा फोकस जो है राम का चरित्र और कृतित्व जो है वो क्या कहता है, और हमारे जो राजनेता हैं उनका चरित्र, कृतित्व और वाणी जो है वो कैसी है, क्या कह रही है, इस सबको की तुलना करना चालू हो गया है। जिस तरीके के दम्भपूर्ण वचन बोले गए हैं नेतृत्व द्वारा, क्या वो राम की मर्यादा पुरुषोत्तम वाली का प्रतीक बन सकते हैं क्या? कोई भी कह सकता है। जिस तरीके का पिताजी के केवल एक वचन निभाने के लिए पिताजी ने तो आज्ञा भी नहीं दी थी राम जी को, लेकिन राम स्वयं वनगमन चले गए थे। आपने भरत चरित्र की बात की आज के प्रोग्राम के शुरुआत में, क्या भरत जी का चरित्र जो है वो आज के नेतृत्व से कहीं मैच खाता है क्या? कदापि नहीं है। और नहीं। खुद अपने वरिष्ठ नेता जिन्होंने राम मंदिर वाले आंदोलन के अगुआ थे, उन सबका अनदेखा किया गया। उसके बाद लगातार सीनियर प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर सीनियर नेताओं का जो है अपमान भी किया गया, उनको अनदेखा भी किया गया। तो ये लगातार जो है, जब राम मंदिर मुद्दा स्वयं खत्म हो गया, तो अब राम जी का चरित्र और कृतित्व से इन लोगों की तुलना की जाएगी, क्योंकि उनके दम पर ही ये सत्ता में आए थे पहली बार। तो अब इनके जो जिस तरीके के वचन हैं, इन वचनों का निश्चित तौर पर जनता पर प्रभाव पड़ा है इस चुनाव में, और इसका परिणाम ही ये है कि इनको सीटें घटी। एक बात और जरूर है कि संघ नहीं चाहता था कि नरेंद्र मोदी पुजारी के रूप में वहां उपस्थित हों और वो प्राण प्रतिष्ठा की पूजन करें, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये राजनीतिक कार्यक्रम बने, वो चाहते थे कि जन आंदोलन बने। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ की ये बात भी नहीं मानी और खुद पूजन करने पहुंच गए? बिल्कुल। जो समारोह, जो धार्मिक समारोह है, जो धार्मिक आयोजन है, उस धार्मिक आयोजन में भारत का सर्वोच्च धार्मिक पद पर बैठे हुए शंकराचार्य महाभाग, उनको सम्मान मिलना चाहिए, जो सम्मान इन्होंने लेने की कोशिश की, और वो सम्मान इनको नहीं मिला, और उस सम्मान का इनके भारतीय जनता पार्टी पे और नरेंद्र मोदी जी की छवि पे बुरा प्रभाव पड़ा। बिल्कुल ठीक कहा आदित्य नारायण जी, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया, आप देखिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी कहना चाह रहे थे, कम शब्दों में अपनी बात रखें राधा वल्लभ शारदा जी। घर में अगर हम हवन कराते हैं, तो घर का जो मुखिया होता है उसको बताया जाता है। ठीक है। आज की तारीख में जब समय राम जी की प्राण प्रतिष्ठा थी, उस समय देश में मुखिया के रूप में नरेंद्र मोदी थे। तो फर्स्ट लेडी तो फिर राष्ट्रपति थी? वो राष्ट्रपति अलग चीज होती है, राष्ट्रपति देश का मुखिया हो गया, लेकिन परिवार का मुखिया मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ शंकराचार्यों की भूमिका फिर सवालों में क्यों खड़ी? धार्मिक कार्यक्रम तो चार शंकराचार्य जो थे वो सर्वोपरि थे। मैं इसका भी जवाब देता हूँ। एक बार यहाँ शंकराचार्य जी आए थे मुसरान जी के कार्यक्रम में, तो मैंने उनसे कहा कि आप 4 लोग हैं जिसको पूरा देश मानता है, आप लोग मिलके एक पंचांग क्यों नहीं बना पा रहे हैं? उनमें भी मतभेद है। खैर, अभी धर्म संसद इस बात को आ गया है, और वो पंचांग की जो बात आपने कही है 2023 की धर्म संसद में ये बात होकर के प्रमाणित आ गई। जी ऋषिका। बिल्कुल ठीक कहा। और राधा वल्लभ जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं यहाँ पर पंचांग को लेकर भी बात की जा रही, तो शंकराचार्य सामने भी आए थे और उन्होंने इसको लेकर विरोध किया था कि ना तो अभी मुहूर्त है, मंदिर भी अधूरा है और अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए। खैर, बहुत सारी बातें हैं जिससे संघ जो है वो नाखुश था। राजनीतिक कार्यक्रम इसे नहीं बनाना चाहिए था, बॉलीवुड स्टार्स को इसमें नहीं बुलाना चाहिए था, ये तमाम बातें संघ ने सामने रखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसको नेग्लेक्ट किया। विलक्षण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और इस पूरी परिचर्चा पर अंतिम प्रक्रिया जो मैं आपकी चाहूंगी, अब भारतीय जनता पार्टी को किन पॉइंट्स पर संभल के चलना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर उन्हें वापस कम बैक करना है तो, और अगर उन्हें वापस से संघ का साथ चाहिए है तो?
देखिए, इसमें एक चीज जो हम अगर समावेश में भी करें और साथ में आगे भी हम उसमें देखते रहें, एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जो अभी तक हमसे छूट रहा है। इन सब बयानों का एक प्रीकर्सर इस चीज को भी तरफ इंगित करता है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अगले बनने वाले हैं, उसमें संघ की बोलचाल और अपना क्या कहते हैं रिकमेंडेशन देने की पावर कितनी होनी चाहिए। एक अगर आप एक डायलेमा देखें, यहाँ पर एक फॉलो होती जा रही है। 2020 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक समन्वय बना के रखा आरएसएस में भी और भाजपा में भी। इवन इसलिए भी हम इसे कह सकते हैं क्योंकि जब 2019 में हिंदी पट्टी के 3 मुख्य राज्यों में जब भाजपा सफाचट हो गई थी, उसके बाद भी जब लोकसभा चुनाव हुए तो उसका नतीजा ये निकला कि एग्जैक्टली जितनी विपक्ष की सीटें थी वो और कम हो गई और बीजेपी और प्रचंड बहुमत से आई। तो एक समन्वयक का एक काम अमित शाह वहां पे अच्छे से करते जा रहे थे। ठीक है। कट टू जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जब आए तो ऑफ कोर्स ईडी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट्स और ऐसी चीजों के जो टूल्स जिसका एक्यूजेशन हमेशा चलता रहा था विपक्ष द्वारा, उसको और प्रचंड बहुमत में कर दिया गया। और साथ ही साथ ये भी पॉलिटिक्स आने लग गई कि पार्टियों, रीजनल पार्टियों में 2 हिस्से और फाड़ होने लगे, जिसका क्या कहते हैं अभी हमने ऑब्जर्वर में उल्लेख देखा। बिल्कुल। ये अननेसेसरी पॉलिटिक्स यहाँ पर क्या आरएसएस को कमजोर बनाती है? और क्या इसी का ये कारण है कि जेपी नड्डा जी के भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद क्या संघ अपने आप को भाजपा के ही पावर स्ट्रगल में कमजोर महसूस करने लगा? इसीलिए जब मौका था, क्योंकि संघ की जितनी पावर हम देखते आए हैं पिछले 2 चुनावों में, और साथ साथ उन राज्यों में जहां पर बीजेपी की इनिशियल स्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन और प्रचंड बहुमत के साथ निकल के आई, तो हम संघ की ताकत को कम तो नहीं आंक सकते, लेकिन संघ का चुप बैठ जाना क्या एक पावर पॉलिटिक्स को दर्शाता है कि आगे आने वाले कोई नाम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले ले योगी आदित्यनाथ को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की एक बात कही जाए, क्योंकि वो पैरामीटर्स में फिट होते हैं, यंग आदमी है, संघ के पुराने व्यक्ति हैं, जिस तरह के वो डिसीजन ले सकते हैं, और समन्वय का काम उन्होंने भी किया है। क्योंकि अगर एक तरीके से पॉलिटिक्स यूपी की भी देखी जाए तो जब तक पीछे चल रही थी, उन्होंने अखिलेश यादव और उनकी पॉलिटिक्स पे भी एक अच्छा चेक रखा है। तो क्या यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि एक पोर्शन ऑफ टाइम में भविष्य में आगे ये पूरा का पूरी जो रचना और घटनाक्रम आ रहा है, ये संघ का ज्यादा से हो जाए, ज्यादा उनका दम्भ हो जाए, ज्यादा उनकी पावर हो जाए, ये डिसाइड करने के लिए कि अगला भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई एक ऐसा व्यक्ति समन्वय के रूप में बन के आना चाहिए जो भाजपा और आरएसएस के लिए दोनों को साथ लेके चलता है। सही कहा कि ये समन्वय की स्थिति यदि उत्पन्न होती तो स्वाभाविक बात है कि जो बयानबाजी आज आ रही है, जिस पर चर्चा लाजमी होती जा रही है, ये बयानबाजी थम सकती है यदि समन्वय स्थापित हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी यदि संघ को ये विश्वास दिलाने में सफल यदि हो जाती है कि आज भी वो संघ के प्रतिरूप में कार्य करती है, राजनीतिक दल के रूप में कार्य करती है, संघ राजनीतिक दल नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। और कहीं ना कहीं अगर अब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कम बैक करना है, संघ का साथ वापस से चाहिए, जैसे कि हमने पहले भी कहा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर संभलना पड़ेगा, विकास के साथ आगे काम करना पड़ेगा, और अहंकार को लेकर जो बात की जा रही है उसे बीजेपी को छोड़ना होगा। बिल्कुल ये बात है कि घमंड किसी का नहीं रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शैलेंद्र। कम शब्दों में एक बात और बताना चाहता हूँ जी। जब कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार क्वालिटी से क्वांटिटी की तरफ जाता है तो उसको क्वालिटी से समझौता करना पड़ता है। ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हो गया। दूसरी बात ये ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। बीजेपी की पेरेंटल है वो, लेकिन क्योंकि वो किंग मेकर की भूमिका में रहती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने में जितना योगदान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, उतना किसी भारतीय जनता पार्टी के राजनेता का नहीं है। और पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने उस एजेंडे को भी फॉलो करा जो देश में आरएसएस लागू कराना चाहती है। लेकिन जब कोई भी एक व्यक्ति लंबे समय तक पावर में रहता है तो उसके जो डिसीजन है वो कई बार उसके सेल्फ लेवल पे भी होने लगते हैं। उसका उदाहरण जो पिछले कुछ समय में हमने देखा, जिस प्रकार से देश के कुछ राज्यों में मुख्यमंत्रियों का चयन। दूसरी प्रमुख बात जो महाराष्ट्र की बार बार आ रही है, महाराष्ट्र एक बहुत विकसित राज्य है और बहुत वहाँ पे पॉलिटिकल पावर बहुत स्ट्रांग है। तो जिस प्रकार से आपने घर तोड़ा शिवसेना का, आज आपने एक परिवार को तोड़ के 2 परिवार कर दिया, एक परिवार के हाथ में चार्ज दे दिया पूरा, दूसरा जो साइडलाइन हो गया। तो ये सब चीजें जो हैं धीरे धीरे खुद के घर की तरफ भी आती हैं। आपको हमको सबको याद होगा अटल जी के जैसा बुद्धिमान और राष्ट्र के लिए समर्पित व्यक्ति सभी हैं, लेकिन उनसे ज्यादा मुझे दूसरा नहीं लगता
उनका भी जो फील गुड था वो 2004 के चुनाव में धराशायी हो गया था। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को ख्याल रखना होगा, जब तक देश की एकता और अखंडता बनी रहेगी ये देश तरक्की करता है। बिल्कुल, ये समन्वय की स्थिति है, एकता अखंड, क्योंकि यदि दांव पर देश है तो स्वाभाविक बात फिर वहां आ जाती है कि फिर कोई समझौता नहीं, किसी स्थिति में समझौता नहीं हो सकता। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। सभी मेहमानों का, अभिषेक शर्मा जी, शैलेंद्र मिश्रा शैलेश जी, आपका धन्यवाद। राधा वल्लभ शारदा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विलक्षण सक्सेना जी, आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। बात है देश की, बात है संघ की, बात है भारतीय जनता पार्टी की। यदि ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अहंकार के कारण कम सीटों पर सिमट के रह गई है, तो फिर भाजपा से चूक कहां हो गई है, ये खुद भाजपा को और भाजपा के बड़े नेताओं को समझना होगा। इस पर आत्ममंथन के साथ आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है। कल फिर एक ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।